हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 16.1 को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 16.1 के 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो पिछला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, और ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी हमारे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो सभी की प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। तो इससे आसानी के साथ आप कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले थोड़ा सा समझेंगे, उसी के बाद आप सैंपल स्पेस आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट है। अब सीधी सी बात है कि अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हमसे सैंपल स्पेस पूछा जाएगा तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के ही जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे उसी का हम सेट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हमको बोला जा रहा है वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उन फैमिलीज का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं जिनमें पहली चीज तो 2 ही बच्चे हैं। ठीक है, और अब वो जो भी बच्चा है वो लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। इतनी बात आगे समझ में कि एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। जिन फैमिलीज में 2 बच्चे हैं उन फैमिलीज का रिकॉर्ड बना रहे हैं जिनमें बॉय गर्ल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब इसमें हमसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। हमसे यहाँ पर ये चीज पूछी जा रही है कि हमको यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाना है। ठीक है, अब सैंपल स्पेस इस तरह से बनाना है कि अब फिर वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन हमको इस ऑर्डर में अरेंज करना है जिससे कि ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो उस फैमिली में हो सकता है कि पहले जो बच्चा हुआ वो लड़की हुई। ठीक है, और फिर जो दूसरा बच्चा हुआ वो लड़का। अब कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें पहले लड़का हो गया बाद में लड़की हो गई। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि उनके बर्थ के ऑर्डर के हिसाब से हमको अरेंज करना है और हमको बताना है सैंपल स्पेस। समझ में आ गई बात? व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। उनके जो बर्थ का ऑर्डर है उस हिसाब से हमको बताना है, फिर वो लड़का हो या लड़की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब हमको ये चीज पता है कि जिस तरह से आपका हेड और टेल काम करता है उसी तरीके से यहाँ पर भी देखें तो 2 ही चीजें, या तो बॉय है या फिर गर्ल है। तो इसी को ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। किस तरह से कि अगर मान लीजिए कोई फैमिली है तो यहीं पर मैं लिख देती हूँ, मैं डायरेक्ट सैंपल स्पेस ही आपको बता रही हूँ किस तरह से बनेगा। ठीक है, बाकी इसमें किस तरह से क्या लिखना है तो आप पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन को अरेंज करना है, किस तरह से लिखना है, तो आप उसी तरीके से इसको अरेंज करके लिखिएगा। तो सबसे पहली चीज कि मान लीजिए कोई फैमिली है। ठीक है, तो कोई भी फैमिली है, हो सकता है कि उसमें पहला जो बच्चा है वो गर्ल और दूसरा जो है वो हो गया बॉय। ठीक, समझ में आई बात? सिर्फ 2 ही सिर्फ उन्हीं फैमिलीज का रिकॉर्ड हम यहाँ पर बना रहे हैं जिनमें कितने बच्चे हैं, सिर्फ 2। ठीक है, तो पहला जो बच्चा है वो लड़की हुई, दूसरा लड़का, या फिर कि भाई पहला लड़का हुआ दूसरी लड़की हुई, या फिर कई जगह ऐसा होता है कि भाई पहली भी लड़की हो गई और दूसरी भी लड़की हो गई। ठीक है, या फिर पहला लड़का और दूसरा भी लड़का। बस यही चीजें हो सकती हैं, यही टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि अगर किसी भी फैमिलीज में 2 बच्चे हैं और उनके बर्थ के हिसाब से अगर हम इसको अरेंज करते हैं कि पहला बच्चा क्या हुआ, लड़का या लड़की, दूसरा लड़का या लड़की, इस हिसाब से हमको अरेंज करना था यहाँ पर, और इसका हमको टोटल पॉसिबल आउटकम्स देना था, मतलब कि सैंपल स्पेस। समझ में आई बात? तो यहाँ पर क्लियरली हमको बोला गया था कि वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। बर्थ के ऑर्डर में हमको बताना है कि लड़का है या लड़की।
ठीक, समझ में आ गई बात। तो पहला बच्चा लड़की, दूसरा लड़का। पहला बच्चा लड़का हो सकता है, दूसरा लड़की हो सकती है। हो सकता है कि पहले भी लड़की हुई, दूसरे टाइम पे भी लड़की हो गई। हो सकता है पहला बच्चा जो लड़का है, दूसरा बच्चा भी लड़का ही होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है, बस क्वेश्चन को आप वर्ड टू वर्ड समझ लीजिए कि हमसे किस तरह का सैंपल स्पेस पूछा जा रहा है, बस उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। बाकी सैंपल स्पेस बहुत ही इजी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। अब हमको जो भी सैंपल स्पेस बनाना है, हमको ऐसा सैंपल स्पेस बनाना है जिसमें हम ये बता सकें कि किसी भी फैमिली में कितनी लड़कियां हैं। तो मैक्सिमम तो यहाँ पर हमने जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 2 ही बच्चों वाला कर रहे हैं कि 2 ही चिल्ड्रन रहेंगे, उन्हीं फैमिलीज का रिकॉर्ड हम यहाँ पर रखे हुए हैं, तो उसी के हिसाब से बताना है। तो इसी से आप क्लियरली देख लें कि अगर कोई फैमिली है जिसमें पहले लड़का हुआ, पहले लड़की हुई, बाद में लड़का हुआ, तो इसमें कैसी कंडीशन है कि इस तरह की जो भी फैमिली रहेंगी उनमें एक लड़की रहेगी, इस तरह की फैमिली में भी एक ही लड़की रहेगी। तो ये दोनों जो केस हैं ये तो एक ही जैसे हो गए कि ये ऐसा केस है जिसमें घर में एक लड़की है। ठीक है, ये ऐसा केस है जिसमें 2 लड़कियां हैं, और ये ऐसा केस है जिसमें एक भी लड़की नहीं है, मतलब 0। तो हालांकि इससे इतना रिलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये चीज समझा रही हूं कि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पहली चीज तो ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमको बोला गया है कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर कर रहे हैं जिसमें फैमिली में सिर्फ 2 ही बच्चे हों। और जो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड है उसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप सैंपल स्पेस हमको बनाकर दीजिए, लेकिन किस चीज का, कि भाई फैमिली में कितनी लड़कियां हो सकती हैं टोटल। तो हो सकता है कि भाई जैसे इस तरह की फैमिली जिनमें दोनों ही लड़के हैं, तो वहां पर तो एक भी लड़की नहीं है, तो भाई एक भी लड़की नहीं है। ठीक है, कुछ फैमिलीज ऐसी होती जिनमें एक लड़का और एक लड़की है, क्योंकि 2 ही बच्चों की बात हो रही है, तो एक लड़का और एक लड़की वाले केस में, इन दोनों केस में देखें तो एक लड़की है, एक लड़का है, और एक लड़का एक लड़की है। तो इस केस में क्या है कि फैमिली जो है उसमें एक ही लड़की है। ठीक, और ऐसा केस जिसमें पहला लड़की और पहला बच्चा भी लड़की, दूसरा बच्चा भी लड़की, तो उस केस में 2 लड़कियां हो सकती हैं, मैक्सिमम 2 ही हो सकती हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पर रिकॉर्ड ले रहे हैं वो ऐसी फैमिलीज का ले रहे हैं विद 2 चिल्ड्रन जिनमें 2 ही बच्चे हैं। बस बात खत्म। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, बस उसको आप समझ लीजिए, सैंपल स्पेस बड़ी आसानी से बन जाएगा। समझ में आ गई बात क्लियरली? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। जिन लोगों को समझ में आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख ले। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा रिकॉर्ड हम बना रहे हैं जिसमें जिन फैमिलीज में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, तो सिर्फ 2 ही बच्चों की बात हो रही है। पहला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 का, इसमें यह बोला जा रहा था कि हमको इस तरह का सैंपल स्पेस बनाना है जिनमें हमको उनके बर्थ के ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है कि वो लड़का है या लड़की, कि वो लड़का है या लड़की। तो पहला बच्चा लड़की, दूसरा लड़का, यहाँ पे पहला लड़का, दूसरा लड़की, पहली लड़की, दूसरी भी लड़की, और पहला लड़का, दूसरा भी लड़का। समझ में आ गई बात क्लियरली? तो इस तरह से हमने ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स दे दिए कि अगर किसी भी फैमिली में 2 बच्चे हैं और उनके बर्थ के अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज करते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन बन सकती है, इससे ज्यादा कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, फिर दूसरे क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था कि इस तरह का सैंपल स्पेस बनाइए जिसमें हमको नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल सके। तो कुछ फैमिली ऐसी होंगी जिनमें दोनों लड़के होंगे, जब दोनों ही लड़के होंगे तो लड़की तो 0 रहेगी क्योंकि 2 ही बच्चों की बात हो रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिन फैमिली में एक लड़का एक लड़की है तो एक लड़की रहेगी, और जो फैमिली जिनमें 2 ही बच्चे हैं और दोनों ही लड़की हैं तो मैक्सिमम 2। ठीक, तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमको बोला जा रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। बस यही चीज आपको समझनी है। यहाँ पर जो ये वर्ड यूज करा है ना व्हाइट बॉल के लिए, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब ये है, देखिए अगर ये वर्ड यूज नहीं होता तो ये जो व्हाइट बॉल है इनको हम अलग अलग सपोज कर सकते थे कि पहली जो व्हाइट बॉल है तो W1, दूसरी व्हाइट बॉल W2, तीसरी व्हाइट बॉल W3 ले सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीनों बॉल को आप एक साथ रख देंगे तो आप इनमें से किसी को भी ये कह नहीं सकेंगे कि ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, मतलब सेम में है, एक जैसी है। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। सो 1 रेड बॉल है, 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, और यहां पर हमको बताना है सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गई बात। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास एक रेड बॉल है जिसको हम R से डिनोट करेंगे और 3 व्हाइट बॉल हैं। लेकिन अब व्हाइट बॉल तो हैं तो हम W1, W2, W3 ले सकते थे, बट क्योंकि आइडेंटिकल है, एक जैसी हैं, इसीलिए इन सभी को हम W से ही डिनोट करेंगे। समझ में आ गई बात कि W से क्यों करेंगे, W1, W2 और W3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये तीनों की तीनों एक जैसी हैं। तो आइडेंटिकल वर्ड अगर यूज नहीं होता तो हम अलग अलग लेते। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो, सो अब यहां पर हो क्या रहा है कि एक रेड बॉल है, 3 व्हाइट बॉल हैं, हमने कहीं पर भी रख दी और रैंडमली हमने पिक करा बॉल को। ठीक है, तो हमको ये चीज पता है कि एक रेड बॉल है और 3 हमारी व्हाइट बॉल है। ठीक है, टोटल 4 बॉल हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट रेड बॉल इज denoted by R and 3 white balls are denoted by W। ठीक है, तो 3 बॉल हैं तो तीनों को W W W से ही डिनोट करेंगे, क्योंकि ये तीनों हमारी जो बॉल्स हैं ये आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसी हैं। ठीक है, यानी तीनों में से आप पहचान नहीं सकते कि कौन सी बॉल अलग है, तीनों एक जैसी हैं। ठीक है, तो अब हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो रैंडमली अगर हम बॉल्स को पिक करते हैं, हमसे क्या बोला गया, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। कहने का मतलब ये है कि पहले हमने एक बॉल उठाई, ठीक है, पहले एक बॉल उठाई और फिर दूसरी बॉल उठाई, तो हो सकता है कि पहली रेड बॉल आ जाए या दूसरी व्हाइट आ जाए। और ये भी हो सकता है कि अगर हम उठा रहे हैं तो हो सकता है पहली व्हाइट आ जाए दूसरी रेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों व्हाइट आ जाए। इसके अलावा और कोई आपका पॉसिबल आउटकम नहीं हो सकता। मेन रीजन उसका क्या हो गया कि आपकी जो व्हाइट बॉल है ना ये आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल नहीं होती तो इससे ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे। समझ में आ गई बात। तो फिर क्या होता कि रेड के साथ तीनों बॉल का अलग अलग हम कॉम्बिनेशन बनाते कि रेड के साथ पहली व्हाइट बॉल, रेड के साथ दूसरी व्हाइट बॉल, रेड के साथ तीसरी व्हाइट बॉल, इस तरीके से अलग अलग बनाते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो तीनों व्हाइट बॉल हैं ये आइडेंटिकल हैं, इसीलिए ये ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात अच्छे से। ठीक, सो अगर हम 2 बॉल को रेंडमली उठाते हैं, पिक करते हैं, तो हो सकता है कि पहली रेड दूसरी व्हाइट, या फिर पहली व्हाइट दूसरी रेड, या फिर पहली व्हाइट और दूसरी भी व्हाइट। अगर व्हाइट अलग अलग होती तो फिर व्हाइट में भी कॉम्बिनेशन बनते और रेड और व्हाइट में भी कॉम्बिनेशन बनते। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन
ठीक, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, एक कॉइन को टॉस करा जा रहा है। अब जैसे ही आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में जो चीजें बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए, खासकर जब कॉइन और डाइस की बात हो रही हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, एक कॉइन को हमने टॉस करा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड आएगा या फिर टेल, एक ही बार टॉस करने की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम, और इसको सेकेंड टाइम थ्रो कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन इफ अ हेड अकर्स, क्वेश्चन में बोला है कि हमने कॉइन को टॉस करा। ठीक है, कॉइन को टॉस करने के बाद अगर हेड आता है तो हम इसको दोबारा से टॉस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉइन को टॉस करने पे हेड आया है तो कॉइन को हमको दोबारा से टॉस करना होगा, और कॉइन को दोबारा से टॉस करने पे दो चीजें आएंगी, हेड या फिर टेल, और टेल के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है, तो कॉइन को टॉस करना है, टॉस करने पे अगर हेड आता है तो ही उसको टॉस करना है, टेल आएगा तो कॉइन को टॉस नहीं करना। ठीक, चलिए आगे क्या बोला जा रहा है, इफ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस। अब फर्स्ट टॉस पे, क्योंकि पहला टॉस हमने यही किया था, कॉइन हमारा यही था, कॉइन को टॉस करा तो हेड आने पे तो हमको ये करना है, लेकिन अगर पहले टॉस पे टेल आता है तब क्या। ठीक है, तो कॉइन को तो टॉस नहीं करना है, उसके लिए दूसरी चीज हमको दी है कि इफ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज रोल्ड वंस। अगर टेल आता है तो फिर हमको डाई को रोल करना है सिर्फ एक ही बार। समझ में आ गई बात। तो अगर टेल आने पे हम डाइस का यूज करके उसको रोल करते हैं तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊं तो आप एक कॉइन ले लो अपने पास और एक डाई ले लो। ठीक है, कॉइन को आप टॉस करा आपने, कॉइन को अगर आप टॉस कर रहे हो, टॉस करने पे अगर हेड आ रहा है तो फिर आपको कॉइन को दोबारा से टॉस करना है, लेकिन अगर हेड नहीं आया है, टेल आया है, तो टेल आने पे फिर आपको अपने डाई का यूज करना है और डाई को रोल करना है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, लेकिन यहां पर हमको क्या बताना है, टोटल पॉसिबल चीजें क्या हो सकती हैं। हेड आएगा तो कॉइन को दोबारा से हमको टॉस करना है, और अगर टेल आता है तो हमको कॉइन को टॉस नहीं करना है, हमको डाई को रोल करना है, और डाई को रोल करने पे इतनी चीजें आ सकती हैं, कॉइन को टॉस करने पे इतनी चीजें आ सकती हैं। बस इनके कॉम्बिनेशन बना के हमको सैंपल स्पेस बना के लिख देना है, हमारा बन गया सैंपल स्पेस। क्लियर। ठीक, चलो। सो सबसे पहली चीज कि यहां पर कॉइन और आपका डाई इसकी बात हो रही है, तो कॉइन में कितने फेस होते हैं, 2। ठीक, क्या क्या होते हैं, हेड और टेल। ठीक, और आपका जो डाई होता है कितने फेस होते हैं उसमें, 6 फेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में हमसे जो कंडीशन दी है, जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके लिए सैंपल स्पेस पूछा है, तो बना देते हैं। सो रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, तो सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो पहले हमको क्या बोला था कि कॉइन को टॉस करने पे अगर हेड आता है तो फिर दोबारा से कॉइन को टॉस करना है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, हेड हेड और हेड टेल। लेकिन अगर टेल आता है तो टेल आने पे ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात।
तो बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, जो एक्सपेरिमेंट बोला जा रहा है उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से पढ़ लो और देख लो कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, उनको एक सेट के फॉर्म में लिख दो, बस बन गया सैंपल स्पेस। ठीक, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, सपोज 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective or non-defective. ठीक है, write the sample space for this experiment. तो भाई एक लॉट है, उसमें से 3 बल्ब हम सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब तीनों बल्ब को हम सिलेक्ट करेंगे तो जैसे पहला बल्ब हम सिलेक्ट करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हमको क्या बोला जा रहा है, ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड। हर एक बल्ब को सिलेक्ट करा, उसको टेस्ट करा और टेस्ट करने के बाद उसको क्लासिफाई किया गया कि हाँ भाई ये बल्ब डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, समझ में आगे बात। तो बस हमको इसी चीज का सैंपल स्पेस बनाना है कि जो पहला बल्ब हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो पहला बल्ब हम सिलेक्ट करेंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या तो वो डिफेक्टिव हो सकता है या फिर नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको यही बोला गया है कि सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टेड। डिफेक्टेड को डी से हम डिनोट करेंगे और नॉन डिफेक्टिव को एन डी से करेंगे। ठीक है, तो बस डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव इन दोनों ही चीजों पर हमको सैंपल स्पेस बनाना है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो हमने पहला बल्ब सिलेक्ट करा तो दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो वो डिफेक्टिव हो सकता है या फिर नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। ठीक, फिर जब हम दूसरा बल्ब सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर इसमें ब्रांच बनेंगी कि भाई वो डिफेक्टिव भी हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है। यहाँ से भी 2 ब्रांच बनेंगी कि डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव बन सकता है, और हमको पूरे के पूरे कॉम्बिनेशंस बना के बताना है। समझ में आ रही बात। ठीक, और कितने बल्ब हम सिलेक्ट कर रहे हैं, 3। ठीक है, अब जब हम तीसरा बल्ब सिलेक्ट करेंगे तो फिर से वही बात कि भाई डिफेक्टिव भी हो सकता है और नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है, तो इन सभी में ये ब्रांच हमारी बन गई। बस अब तो आपके लिए आसानी हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव, यानी कि ये हो सकता है कि जो पहला बल्ब रहे वो भी डिफेक्टिव, दूसरा भी डिफेक्टिव, तीसरा भी डिफेक्टिव। ये हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव, दूसरा भी डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव। ठीक, क्लियर। अब ये भी हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टेड, या फिर पहला डिफेक्टेड, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव। इस तरीके से सारे के सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात अच्छे तरीके से कि हमको तीनों बल्ब के लिए ये बताना है कि डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव के क्या क्या टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। क्लियर, चलो। तो सबसे पहले तो खैर क्वेश्चन में हमको दिया है कि जो डिफेक्टिव बल्ब हैं उनको कैपिटल डी और नॉन डिफेक्टिव को एन डी से हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि डिफेक्टिव bulbs are denoted by capital D and non-defective bulbs are denoted by capital N D। ठीक, और बल्ब कितने हैं, 3 बल्ब है ना। सो पहले तो बात वही है कि अगर हम पहला बल्ब सिलेक्ट करते हैं तो सीधी सी बात है कि वो या तो डिफेक्टिव हो सकता है या फिर नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, तो पहला बल्ब सिलेक्ट करने पे जब हम दूसरा बल्ब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी डी और एन डी हो सकता है, या फिर उसको एन ही लेकर चलते हैं, है ना, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप। ठीक है, तो इसका
इसकी ब्रांचेस हम बना लेते हैं, सेम इसमें जो बनेगा वही इसमें बनेगा, ठीक है। तो ये दूसरे बल्ब के लिए हो गया, ये बल्ब 1 के लिए, ये बल्ब 2 के लिए और बल्ब 3 के लिए। ठीक, तो चलो सैंपल स्पेस बनाते हैं। कैपिटल एस इक्वल टू, ठीक है। तो पहले तो डिफेक्टिव बल्ब के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव, मतलब कि पहला बल्ब भी डिफेक्टिव, दूसरा बल्ब भी डिफेक्टिव, तीसरा बल्ब भी डिफेक्टिव। ये चीज हो सकती है, अगर 3 बल्ब को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि तीनों डिफेक्टिव निकल जाएं, ठीक। या फिर डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, ये भी हो सकता है कि पहले जो 2 हमने बल्ब निकाले दोनों डिफेक्टिव निकल गए, तीसरा नॉन डिफेक्टिव निकल गया, ठीक है। और डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, ठीक। तो ये 4 चीजें हो सकती हैं, किसके साथ, डिफेक्टिव के साथ हमने ये कॉम्बिनेशन बनाए। सेम नॉन डिफेक्टिव के साथ बनाना है तो पहला जो डी है सभी जगह मैं एन लगा रही हूं, बाकी सभी सेम रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर हमारी स्टेप्स कितनी है, कितने बल्ब हमको सिलेक्ट करना थे, 3 बल्ब सिलेक्ट करना थे, इसलिए 3 स्टेप में जो फिगर से मैंने आपको समझाया वो समझाया, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम एक सिक्के को, एक कॉइन को कितनी टाइम्स टॉस करते हैं, 3 टाइम टॉस करते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो उसी तरह से है ये, ठीक है। तो भाई 3 बल्ब अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है तीनों डिफेक्टेड निकल जाएं, डिफेक्टिव निकल जाए। हो सकता है कि पहला दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव, पहला डिफेक्टिव दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा भी डिफेक्टिव, पहला डिफेक्टिव बाकी के दोनों नॉन डिफेक्टिव, पहला नॉन डिफेक्टिव बाकी के दोनों डिफेक्टिव, पहला नॉन डिफेक्टिव दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव, शुरू के दोनों नॉन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव, और हो सकता है कि तीनों नॉन डिफेक्टिव, तीनों बढ़िया निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बस ये बन गया आपका सैंपल स्पेस, और यही टोटल पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे अगर आप एक लॉट में से 3 बल्ब सिलेक्ट करते हैं तो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव ये जो चीज़ है इसके बेस पर ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, ठीक है। और यही है हमारा सैंपल स्पेस, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इस एक्सपेरिमेंट के लिए भी हमको क्या बनाना है, सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस हमको बनाकर देना है इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड, तो कॉइन को टॉस करा तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ध्यान दे जरा, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक। कॉइन को टॉस करा तो क्या आ सकता है, हेड या फिर टेल, ये 2 ही आउटकम हो सकते हैं। अब क्वेश्चन को आगे देखें, इफ द आउटकम इज अ हेड, अगर हेड आता है तब अ डाई इज थ्रोन, कॉइन को टॉस करा हमने, अगर हेड आया तो फिर आप एक अपने पास डाई भी रखो, उसको थ्रो करो। अब डाई अगर थ्रो करेंगे तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में। तो यहां तक क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और इतना हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कि इफ कॉइन टॉस्ड, अगर कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल। अब बोला जा रहा है कि इफ द आउटकम इज हेड, अगर हेड आता है तो एक डाई को हमको थ्रो करना होगा। तो हम अगर डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, ठीक। अब आगे बोला जा रहा है इफ अ डाई शोज अप एन इवन नंबर, अब
अगर डाई को थ्रो करने पर एक इवन नंबर आता है। अब अगर हम डाई को तो थ्रो कर दिया हमने, डाई को थ्रो करने पे इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है और 6 है। अगर ये तीनों नंबर में से कोई भी नंबर आता है तो तब क्या, द डाई इज थ्रोन अगेन। तो अगर 2 आया, ठीक है, पहले हमने एक कॉइन को टॉस करा तो या तो हेड आएगा या टेल। क्वेश्चन में बोला है कि अगर हेड आता है तो आपको डाई को थ्रो करना है। डाई को थ्रो करने के बाद ये नंबर आ सकते हैं, सारे के सारे, कोई भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमको ये बोला गया कि डाई को थ्रो करने के बाद अगर इवन नंबर आता है, मान लो 2 आता है, तो डाई को फिर से थ्रो करना है। और डाई को थ्रो करने पे भाई सारे के सारे जो 6 नंबर है वो कुछ भी आ सकता है। तो जिस तरह से 2 इवन नंबर है उसी तरीके से 4 है, तो 4 आने पे भी डाई को हमको फिर से थ्रो करना पड़ेगा। सिक्स भी हमारा इवन नंबर है तो इस पे भी हमको डाई को फिर से थ्रो करना पड़ेगा। टेल आता है तब कुछ नहीं करना, ठीक। तो भाई बस इन कॉम्बिनेशंस को बना के हमको सैंपल स्पेस में लिख देना। बस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्या एक्सपेरिमेंट है, और उस हिसाब से आप सारे कॉम्बिनेशन बनाइए और एक सेट में लिख दीजिए, बन गया आपका सैंपल स्पेस। तो चलो बनाते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा कि अ कॉइन हैज 2 फेसेस, हेड और टेल, अ डाई हैज 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6, और रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, तो मैं डायरेक्ट सैंपल स्पेस बना रही हूँ, ठीक है। तो हेड से ही स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो हेड के साथ ये सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो ध्यान से देखें। H1, 1 क्या है कि कोई ब्रांच नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, H1, ठीक है। तो आप चाहें तो पहले तो आप उनको लिख लो जिनके साथ कोई ब्रांच नहीं है, बाद में चाहो तो इनके साथ जो ब्रांच नहीं है उनको, ब्रांच है उनको लिख लो। तो मैं तो अभी बिल्कुल ऑर्डर के साथ लिख रही हूँ, बाद में मैं इसको अरेंज कर दूंगी, ठीक है। तो पहले क्या हो गया, H1 हो गया। अब H2 के साथ आते हैं, लेकिन 2 के साथ और सारी ब्रांचेस भी हैं, तो H21, H22, H23, H24, H25, H26, ये सारे के सारे आएंगे हमारे सैंपल स्पेस में, ठीक है। तो H जैसे ही 2 आया, कॉइन को टॉस करा, तो हेड आने पे हमको क्या करना है, एक डाई को थ्रो करना है। तो डाई को थ्रो करने पर कुछ भी आ सकता है हमारा, लेकिन अगर इवन नंबर आता है, मतलब 2 आता है, तो हमको डाई को फिर से थ्रो करना है। तो H21, H22, H23, H24, H25, H26, H21 से लेके H26 तक। अब नेक्स्ट है H3, 3 में कोई ब्रांच नहीं है, तो H3 अकेला ही आएगा। तो ये जो टेल है ना, ये भी हमारा आउटकम ही है, ये हमारे फिगर में ही है ना, ये फिगर यहां से यहां तक, तो ये आ जाएगा आपका H3। आगे बढ़ते हैं, H4, तो 4 क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर आने पे दोबारा से हमको डाइस को थ्रो करना है, तो H41 से लेके H46 तक हमको लिखना है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। तो H41, H42, H43, H44, H45, H46, ठीक है। तो हमने कितना मतलब यहाँ पर लिख लिया है, उतने फिगर को मैं हटा दे रही हूँ। और बाकी जिसको भी लग रहा है कि भाई आपको ये फिगर भी नोट करके रखना है, तो नोट करके अपने पास रख सकते हैं, लेकिन वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसको हटा रही हूँ। तो देखो हमने H1 लिख लिया है, 2 लिख लिया है, और 3 भी लिख लिया है, ठीक। 4 भी लिख लिया है।
तो बाकी के जो कॉम्बिनेशन है वो मैं इधर ही लिखूंगी नीचे, आपको एक लाइन में ही लिखना है, ठीक है। तो H4 हो गया। अब H5 अकेला ही है, ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है इसलिए दोबारा से डाई को हम थ्रो नहीं करेंगे। अब H6 इवन है तो फिर से डाई को थ्रो करना है, तो H6 1 से लेके H6 6 तक हम लिखेंगे। तो ध्यान से देखें यहाँ पर H61, H62, H63, H64, H65, H66, ठीक है। तो जो हेड का काम था वो तो खत्म, और बचा क्या, टेल। तो टेल भी तो हमारा एक आउटकम है, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में तो हमने कॉइन को ही टॉस करा है, तो टेल भी आ सकता है, तो ये आ गया आपका टेल। बस ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके रहेंगे, I mean, ये जो सैंपल स्पेस है ये रहेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और आप चाहें तो उसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि ये H1, H3, H5, इनको अलग कर लो, H1, H3 और H5, क्योंकि ऑड नंबर आने पे डाई को दोबारा थ्रो ही नहीं करना, ठीक है। और ये जो T है इसको भी आप स्टार्टिंग में ही लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि ये भी इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन बने ही नहीं, क्योंकि टेल आने पे हमको ना तो कॉइन को टॉस करना है ना ही डाई को थ्रो करना है, ठीक है। बचे क्या आपके इवन नंबर वाले, तो हेड आने पे, इवन नंबर आने पे डाई को थ्रो करना, तो H21, H22, H23, H24, H25, H26 और H41, H42, H43, H44, H45, H46 और H61, H62, H63, H64, H65, H66 लीजिए। तो थोड़ा सा उसको अरेंज करके लिख दिया, बाकी अगर ऐसे भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, बाकी इन सभी को आपको यहीं पर ही एक लाइन से लिखना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका सैंपल स्पेस, किस कंडीशन में, कि सबसे पहले हमको एक कॉइन को टॉस करना है, कॉइन को टॉस करने के बाद अगर हेड आता है तो डाई थ्रो करना है, और डाई थ्रो करने पर अगर इवन नंबर आता है तो डाई को फिर से थ्रो करना है, ठीक है। टेल आता है तो कुछ भी नहीं करना, इसलिए टेल के साथ कोई भी आप देखें किसी भी तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी आउटकम नहीं है। क्लियर, ठीक है। तो देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी के जो हमारे 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, तो वो हम देखेंगे अगली क्लास में। सो आई होप कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने समझे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।